हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीयूईटी इंडियाज के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर स्वाति सिंह। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य अध्याय का अंतिम लेक्चर। इसके पहले हमने जनन स्वास्थ्य में समझा था कि जनन स्वास्थ्य क्या होती है, उसकी परिभाषा जानी थी, जनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, जनसंख्या वृद्धि की क्या दर है, उसे हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, गर्भ निरोधक जो युक्तियां हैं वो क्या क्या होती हैं, किस तरीके से एक हम जो गर्भाधान हो चुका है, जो संगर्भता है, उसे हम किस तरीके से चिकित्सीय रूप से समापन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कमियां होती हैं और क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, हमने उसके बारे में अध्ययन किया था। और सबसे लास्ट में हमने अध्ययन किया था कि जो यौन संचारित रोग होते हैं, जिसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, वो क्या क्या होते हैं, उनकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ऐसी हमने बातें अध्ययन की थी। आज जो है वो इस अध्याय का हम अंतिम बिंदु अध्ययन करने वाले हैं, अंतिम विषय अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है बंध्यता। इस विषय बिंदु में हम समझने वाले हैं कि अगर कोई दंपति अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है और उसके बाद भी उनमें गर्भाधान नहीं हो रहा है, संगर्भता नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या क्या सहायता हम उनसे उनकी कर सकते हैं, कौन कौन से जो कि टेक्निक्स है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, जिनके द्वारा हम एक बंध्य दंपति को भी जो है कि बच्चे का जो सुख होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, किस किस तरीके से वो काम करती है, इन सब के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन से दंपति को हम बंध्यता के अंदर जो है कंसीडर करते हैं या जिन्हें हम बंध्य कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसा नहीं है कि किसी दंपति ने एक बार मैथुन किया, दो बार मैथुन किया और उससे हम बंध्य कहते हैं। अगर उसके बाद गर्भाधान नहीं हो रहा है, संगर्भता नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये दंपति बंध्य है। ऐसा नहीं है, कम से कम 2 साल से वो दंपति जो है वो प्रयासरत होना चाहिए। मतलब कि 2 वर्ष से उन दंपति का क्या होना चाहिए, सहवास होना चाहिए, जिसे हम मैथुन कहते हैं। सहवास होना चाहिए जिसे हम मैथुन कहते हैं। मतलब कि 2 साल से वो लगातार जो है मैथुन की प्रक्रिया कर रहे हैं और साथ ही साथ इस मैथुन की प्रक्रिया में किसी भी तरीके का कोई भी गर्भ निरोधक युक्ति प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ना तो कोई गोली खाई जा रही है, ना ही कोई जो कह सकते हैं भौतिक अवरोध था उसका प्रयोग किया जा रहा है, किसी रासायनिक रोध का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे किसी भी रोधक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब कोई भी गर्भ निरोधक जो युक्ति है, कोई भी गर्भ निरोधक युक्ति प्रयोग नहीं की जा रही। गर्भ निरोधक युक्ति जो है वो प्रयोग में नहीं आ रही। गर्भ निरोधक युक्ति जो है वो प्रयोग नहीं की जा रही है। बिना किसी गर्भ निरोधक युक्ति के अगर 2 साल तक संगर्भता की, मतलब कि 2 साल तक मैथुन या सहवास किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर दंपति में जो महिला है वो उनका गर्भ नहीं ठहरता है, तो उस अवस्था में वो डॉक्टर से सलाह ले सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ कुछ दवाओं से, कुछ जो है वो जैसे कंसल्ट करके, डॉक्टर से बात करके, उनकी हिस्ट्री के बारे में जान के सामान्यतः ट्रीटमेंट के द्वारा जो है उनकी बंध्यता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो बंध्यता है उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट काफी हेल्पफुल होता है और बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हम अलग अलग जो ट्रीटमेंट है, जो प्रौद्योगिकी है, उनका प्रयोग करते हैं। भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में बंध्यता के लिए सामान्यतः सामाजिक स्तर पे महिलाओं को ही जो है वो कह सकते हैं, महिलाओं को ही माना जाता है कि भाई बंध्यता के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी अवस्थाओं में क्या होता है, पुरुष में भी कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, पुरुष में भी ऐसी कोई जो कह सकते हैं कि कुछ अवस्थाएं होती है जिसमें पुरुषों की वजह से भी बंध्यता दंपति के अंदर देखने को मिलती है। देखिए, अगर बंध्यता का मतलब अगर आपको समझना है तो आप सिंपली ये समझिए कि हमने जब तीसरे अध्याय में मानव जनन पढ़ा था तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा था कि भाई नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण होना चाहिए, नर युग्मक का स्थानांतर होना चाहिए, निषेचन होना चाहिए। निषेचन के पश्चात हमने देखा था कि युग्मनज बनना चाहिए। युग्मनज जो है वो कोरक पुटी का निर्माण करना चाहिए, उनका रोपण होना चाहिए, फिर उनका जो पूरा गर्भावस्था है वो चलनी चाहिए और उसके बाद सही तरीके से प्रसव होना चाहिए। ये पूरा का पूरा क्या था, मानव जनन का पूरा समरी था कि आपको मानव जनन में क्या क्या चीजें पढ़नी है। बंध्यता में वो कोई भी असमानता आ सकती है जो कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को, जिसमें हम पूर्व निषेचन, निषेचन और पश्च निषेचन के बारे में अध्ययन करते हैं, उन सब में कहीं पे भी अगर एक छोटा सा भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई एक प्रक्रिया नहीं सही तरीके से काम करती है, तो पूरा जनन का जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, वो रुक सकता है, वो नहीं सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो बंध्यता, देखिए हम देखते हैं कि जो जनन का कार्य है उसमें मादा शरीर जो है वो ज्यादा रूप से सक्रिय होती है। जैसे कि
नर में युग्मक बन रहा है, मादा में भी युग्मक बन रही है, तो दोनों में कह सकते हैं कि दोनों को काम दिया गया है युग्मक बनाने का। नर क्या कर रहा है, युग्मक को स्थानांतरित कर रहा है मादा के जनन अंग में। तो मादा के जनन अंग में क्या हो रहा है, नर युग्मक स्थानांतरित हो रहा है। उसके बाद की जो सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो नर युग्मक का संलयन हो, निषेचन हो, युग्मनज का निर्माण हो, कोरक पुटी का निर्माण हो, अंतरारोपण हो, गर्भावस्था हो, प्रसव हो, दुग्ध स्रावण हो, सब कुछ क्या हो रहा है, महिलाओं के शरीर में हो रहा है। पुरुष में क्या हो रहा है, नर युग्मक बन रहा है और नर युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है। तो जब कोई, जैसे देखो आपसे कोई कह दे कि ये 10 काम आपको करने हैं और सामने वाले को कहा जाए कि ये 2 काम तुमको करने हैं, तो अगर आप 10 काम करते हो तो उस 10 काम में क्या है कि अगर आप गलती की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू जिसको 2 काम ही दिया गया है। तो ऐसे में सामान्यतः देखा जाता है कि पुरुषों से ज्यादा जो स्त्रियां होती हैं उनमें बंधिता के कारण हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नर युग्मक बना के उनको स्थानांतरित नहीं करना है, नर मादा के शरीर में उसको अंतरारोपित करना। मान लो अंतरारोपण करने के लिए जो हार्मोन चाहिए या अंतरारोपण की जो अवस्था है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, या फिर मान लो कि जो युग्मनज है वो नहीं ठहर रहा है, युग्मनज जो है नहीं बन रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी प्रक्रियाएं मादा के शरीर में चलती। इसलिए अगर हम नर के अपेक्षा देखें तो मादा के अंदर बंधिता के कारण ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रक्रियाएं मादा के शरीर में चल रही है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नर के द्वारा बंधिता नहीं होती। मेरे खुद के गांव में मैंने देखा था कि एक मतलब मेरे चाचा लगते थे, उनकी शादी हुई और जो चाची थी वो मतलब आई, फिर बाद में क्या हुआ कि उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो फिर क्या किया गया कि उन लोगों का डिवोर्स हो गया जस्ट फॉर दैट रीजन। तो फिर वो मतलब कोर्ट कचहरी कुछ नहीं हुआ था, वो आपसी सलाह से क्या हुआ कि उनकी घर वाले आए, इनके घर वाले आए और बोला कि अभी शादी नहीं चल सकती, हमें डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स हो गया। फिर क्या हुआ कि जो चाची थी आज इनकी शादी हुई तो उन्होंने फिर किसी और से शादी की और उनको वहां पे बच्चे हैं, लेकिन जो चाचा थे उन्होंने फिर दूसरी शादी की और उनको अभी भी कोई बच्चे नहीं है। तो इसका मतलब है कि बिना टेस्ट से भी हमको समझ में आ रहा है कि चाची में कोई दिक्कत नहीं थी, जो पहली वाली थी। जो चाचा थे हो सकता है उनके शुक्राणुओं की संख्या या उनकी सक्रियता कम रही हो, मतलब कि जो बंधिता का कारण था वो नर था इस अवस्था में, ना कि मादा थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे नर के शुक्राणुओं की संख्या, नर के शुक्राणुओं की सक्रियता, ये सब सही तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से जो है बंधिता हो जाती है। तो बंधिता नर और मादा दोनों की वजह से हो सकती है। ये चीज आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो सामाजिक जो रूढ़िवादिता है कि महिला वो मतलब महिलाओं को हमेशा जो है ब्लेम किया जाता है कि उनकी वजह से जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ा, या जो भी ब्ला ब्ला चीजें बताई जाती है, तो उसमें नर भी योगदान दे सकते हैं। बहुत बार तो नर टेस्ट ही नहीं कराते हैं। जैसे मान लो कोई कपल है, वो जो है अगर मादा का टेस्ट होता है कि क्यों बच्चे नहीं हो रहे, नर को भी जब टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं तो वो अलाउ ही नहीं करते, वो उसके लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरे अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, मेरा तो सब कुछ ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो सामने वाले के अंदर है। तो ऐसी सारी कंडीशंस देखी जाती है। बट ये आपको समझना है कि नर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉब्लम हो रही तो कोई परेशानी की बात है। नर को भी जो मेल्स होते हैं उनको भी डायबिटीज होता है, फीमेल्स को भी होता है, नर को भी बीपी का प्रॉब्लम होता है, फीमेल को भी होता है। तो भाई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नर को भी हो सकती है, मादा को भी हो सकती है, सिंपल सी बात है। और अगर मादा के अंदर इलाज हो सकता है तो नर के अंदर भी हो सकता है, और इलाज करके वो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले पैराग्राफ में दी गई हैं। बाद में आपको कुछ कंडीशंस के बारे में बताया गया है। दिया ये गया है कि बहुत सारे जो बंधिता के कारण होते हैं उन्हें दवाओं से, उन्हें डॉक्टर की कंसल्ट से, लाइफस्टाइल चेंज करके जो है उसमें सुधार लाया जा सकता है, और फिर वो दंपति जो है वो सामान्य तरीके से जो है प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं और बच्चा जन्म लेता है। पर कुछ अवस्थाओं में ऐसा होता है कि कुछ अवस्थाएं मादा में या नर में इस तरीके के होते हैं कि उस अवस्था में किसी भी तरीके की दवाओं से, किसी और तरीके से जो है वो संगर्भता नहीं धारण की जा सकती। तो ऐसे में हम कुछ प्रौद्योगिकी का, कुछ टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल असिस्टेड जो है टेक्निक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये टेक्निक्स होती हैं, इनके द्वारा लेबोरेटरी में या इनके द्वारा, देखो मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि हमारे पास एक मेल गैमेट होना चाहिए जिसे हम स्पर्म कहते हैं, एक हमारे पास एक सेल होना चाहिए। दूसरी बात हो गई, इन दोनों का फ्यूजन होना चाहिए, इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनना चाहिए, और ये जाइगोट जो है वो मादा का जो यूट्रस है,
ये जाइगोट जो है वो मादा का जो यूट्रस है उसके अंदर जो है वो जब कोरकपुटी अवस्था होती है तो यहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए। इम्प्लांटेशन के बाद अगर हम देखते हैं तो इसका यहाँ पे मान लो, यही हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए और इसका प्रसव होना चाहिए। सामान्य प्रक्रिया यही है। और अगर मान लो ऐसी अवस्था आती है कि जब कोई मेल जो नर है उसमें क्या हो रहा है, उसमें चाहे तो नर युग्मकों की संख्या बहुत कम है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, अगर हम चेक करते हैं तो नर युग्मकों की या जिसे हम शुक्राणु कहते हैं इनकी संख्या सामान्य से बहुत कम है। शुक्राणुओं की जो संख्या है वो सामान्य से बहुत कम है। शुक्राणु की जो संख्या है वो सामान्य से बहुत कम है। क्या है कि शुक्राणु की संख्या सामान्य से कम है या फिर संख्या सामान्य से कम है, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल भी नर में जो है वो नर युग्मक बन ही नहीं रहे या फिर अनुपस्थित है। यहाँ पे शुक्राणु जो है वो अनुपस्थित है। आपको मैंने बताया था कि हर ml में लगभग 100 मिलियन जो है कह सकते हैं कि नर युग्मक मतलब रहते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी नर के अंदर देखो, जब कोई दंपति जाता है, जब उनको दवाएं वगैरह उनका ट्रीटमेंट किया नहीं होता तो फिर उसके और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि उसमें नर का जो उनका सीमन होता है उसको लैब में ले जाके टेस्ट किया जाता है कि क्या इस नर के सीमन में जो शुक्राणुओं की संख्या है वो सामान्य शुक्राणुओं की संख्या से कम तो नहीं ना है। या फिर कई बार संख्या तो सामान्य होती है लेकिन शुक्राणु सक्रिय नहीं होते, किसी का मुंडी टूटा हुआ है, किसी का एक्रोसोम खराब है, किसी की टेल खराब है, कोई किसी की मूवमेंट स्पीड काफी स्लो है। तो ऐसे में भी अगर वो जब रिप्रोडक्शन करते हैं, जब मैथुन करते हैं और जब मादा के शरीर में अपने शुक्राणु डालते हैं तो वो शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में चाहे शुक्राणु की संख्या कम हो या शुक्राणु की संख्या जो शुक्राणु हो वो असक्रिय है या फिर शुक्राणु अनुपस्थित है, तो ये सब कारण जो है वो हमें उन टेस्टों में पता चलते हैं। और ऐसे ही मादा में भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। अगर हम मादा की बात करते हैं तो मादा में भी क्या होता है कि कभी कभी जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है, जैसे जो मादा युग्मक है जो मादा युग्मक है, कभी कभी क्या होता है कि मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, किसी मादा के शरीर में निर्माण नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो फैलोपियन नलिका होती है वो क्या होती है, ब्लॉक होती है। मतलब फैलोपियन नलिका में कोई गांठ वगैरह जैसे संरचना होती है, इसलिए जो एग का फॉर्मेशन होता है, जो अंड की कोशिका का निर्माण होता है वो आगे की तरफ नहीं आ पाता है, इसलिए वहां पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। तो कुछ अवस्थाओं में क्या होता है कि जो हमारे पास फैलोपियन नलिका होती, क्या होती है, फैलोपियन नलिका होती है, इन नलिकाओं में क्या होता है, नलिका जो है वो बंद होती है। फैलोपियन नलिका क्या होती है, बंद होती। क्यों बंद होती? क्योंकि वहां पे गांठ वगैरह जैसी संरचना बन जाती है। अगर हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अंड कोशिका भी बनती है, निषेचन भी हो जाता है, जाइगोट भी बन जाता है, लेकिन जो गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में अंतरारोपण नहीं हो पाता, गर्भाशय में अंतरारोपण नहीं हो पाता। मतलब कि जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती, मादा के शरीर में वो अवस्थाएं नहीं बन पाती जिन अवस्थाओं के अंदर जो है वो पूरे बच्चे का निर्माण होता है, पूरी गर्भावस्था चलती है, वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में अलग अलग प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग दंपति में देखने को मिलती है, जिनके लिए हम अलग अलग सोल्यूशन का यूज करते हैं। सबसे पहला जो सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो क्या है कि अगर मान लो किसी दंपति में मादा में सब कुछ ठीक ठाक है, नर में क्या होता है, नर शरीर में क्या होता है, मान लो नर युग्मकों की संख्या कम है या नर युग्मकों में क्या हो रहा है, मान लो पहली अवस्था में क्या पढ़ते हैं, पहले ऐसे दंपति हमारे पास आते हैं जिनमें मादा में सब कुछ ठीक रहता है, नर में ये होता है कि उनके शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि नर में जो है वो शुक्राणुओं की संख्या कम है, नर युग्मकों में जो शुक्राणुओं की संख्या है वो कम है, सामान्य से शुक्राणुओं की संख्या जो है कम है। तो ऐसे दंपति को हम क्या सजेस्ट करेंगे, ऐसे दंपति को अगर पिता बनना है, माता बनना है तो वो कैसे बनेंगे, इसके बारे में आपको बताती हूँ।
ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है कि नर का हस्त मैथुन कराया जाता है, जिसे हम मैस्टरबेशन कहते हैं। ठीक है, मैस्टरबेशन कराया जाता है और वहां से उनका जो सीमन होता है उसे डॉक्टर्स को कलेक्ट करके दिया जाता है। मतलब हस्त मैथुन करते हैं तो उससे सीमन निकलता है, उस सीमन को फिर बॉटल वगैरह में फिल करके डॉक्टर्स को दिया जाता है। डॉक्टर्स भी हस्त मैथुन के समय जो सीमन निकलता है उसे कलेक्ट करते हैं। फिर वो सीमन जो है वो डॉक्टर्स लेते हैं, फिर डॉक्टर्स उनमें कुछ मतलब कि कुछ चीजें मिक्स वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है उस मैथुन की प्रक्रिया से जो सीमन निकला होता है उसको इंजेक्शन की सहायता से, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंजेक्शन है, ये हमारे पास क्या है, इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन की सहायता से जो फीमेल का यूट्रस होता है, इस तरीके से मान लो हमारे पास क्या है, फीमेल है, वो दंपति में महिला है हमारे पास, और इस महिला का ये जो फैलोपियन नलिका है, ये जो हमारे पास क्या है, फैलोपियन नलिका है, इसके अंदर जो है इसका स्थानांतरण करा देते हैं। मतलब यहां से जो फीमेल का सर्विक्स होता है वहां से इंजेक्शन डाला जाता है और इस इंजेक्शन की सहायता से फीमेल का जो यूटेराइन रीजन होता है वहां पे क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जो यूटेरस वाला रीजन होता है यहां पे क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, या इसी को हिंदी में हम कहते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन। इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम वीर्यसेचन का मतलब ये होता है कि जब कृत्रिम रूप से हम क्या करते हैं, जो नर, जैसे देखो ये सामान्य प्रक्रिया है जो कि नर द्वारा किया जाता है, लेकिन जब इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तो देखो सर्विक्स वाले रीजन में, वजाइना वाले रीजन में, या यूट्रस की जो दीवार होती है यहाँ पे बहुत सारे शुक्राणुओं को मादा के शरीर द्वारा जो है निष्का मतलब मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट होगा वही पहुंचेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं कि हम इन सारे बैरियर्स को पार करा के स्पर्म को यहाँ पे रिलीज कराते हैं, स्पर्म को यहाँ पे रिलीज कराते हैं ताकि ये आसानी से मादा के शरीर में जो ओवा बन रही है, मादा के शरीर में जो अंड कोशिका बन रही है, उससे जाके जो है संलयित हो जाए। और संलयित होने के बाद सब कुछ मादा में तो सब कुछ सामान्य है, तो मादा में जो है यहाँ पे युग्मनज बनेगा और युग्मनज जो है फिर वो अंतरारोपित होगा और सामान्य तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होगा। ये चीज समझ में आ गई कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मान लो बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, या शुक्राणु निष्क्रिय होते हैं, या फिर उनका जो सीशन होता है, उनका जो पेनिस होता है वो इरेक्ट नहीं होता, वो एग्जैक्ट मतलब कि जब वो मैथुन की प्रक्रिया करते हैं तो वो कड़ा नहीं होता, वो बहुत ढीला रहता है, जिसकी वजह से भी वीर्य सही तरीके से जो है मादा के योनि में वीर्यसेचन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो इन सारी प्रक्रियाओं में हम ये प्रक्रिया यूज करते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसे कृत्रिम वीर्यसेचन के नाम से जानते हैं। और यहां पे क्या होता है कि जब हम यूट्रस में, जब हम माता के गर्भाशय में इस तरीके से सीमन को डालते हैं तो इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा, इसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। इसको शॉर्टकट पे हम क्या कहते हैं, IUI कहते हैं, और इसको हिंदी में हम कहते हैं अंतः गर्भाशयी वीर्यसेचन, अंतः गर्भाशयी वीर्यसेचन, अंतः गर्भाशयी वीर्यसेचन। इतनी चीज समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। ये पहला तरीका था। ऐसे में जब नर के अंदर शुक्राणु की संख्या कम होती है, असक्रिय होते, मान लो सही तरीके के जो शुक्राणु होते हैं वो कम होते हैं, तो नर से मैस्टरबेट करा के उनका वीर्य संचित किया जाता है और उस तरीके से इंजेक्शन की सहायता से मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इसे शॉर्टकट में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि कृत्रिम वीर्यसेचन की प्रक्रिया इसे कहते हैं, और ये प्रक्रिया अगर मादा की यूट्रस में कराई जाती है तो इसे हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, इसे IUI कहते हैं। इंट्रा जो है कि यूटेराइन जो डिवाइसेस थे उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसका नाम IUD था और इसका नाम IUI है। ये हमारे पास पहली अवस्था है जिसमें अगर कोई दंपति जो है वो क्या है, वो बंद है, तो उसमें हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इस अवस्था के लिए क्या जरूरी था कि जो नर है उनमें शुक्राणुओं की संख्या कम हो लेकिन मादा पूरी तरीके से सामान्य हो। दूसरी अवस्था की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरे प्रकार के दंपति आते हैं जिनकी अलग प्रॉब्लम है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो मादा होती है उनके शरीर में चाहे तो
अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है या अंडोत्सर्ग जो है वो सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है, मादा की जो फैलोपियन नलिका है उसमें किसी तरीके की गांठ है, सामान्यतः आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास नर युग्मक है और मादा युग्मक है उनका संलयन नहीं हो पा रहा है। लेकिन संलयन तो नहीं हो रहा है, लेकिन संलयन के पश्चात अगर वहां पे किसी भी तरीके का गर्भाशय मतलब जो गर्भ अगर ठहर जाता है तो उनकी जो गर्भाशय की दीवार है, जो गर्भाशय का आवरण है, वो क्या कर सकता है, वो बच्चे को पूरी तरीके से जो गर्भाधान का जो मतलब कि जो गर्भ का अवस्था होता है 9 महीने 7 दिन का जो समय होता है उसको सही तरीके से रखने के लिए जो माता का गर्भाशय है वो पूरी तरीके से सही होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास जो दंपति थे इनमें क्या है कि नर के अंदर हो सकता है शुक्राणु की संख्या कम हो और साथ ही साथ मादा के अंदर जो अंड कोशिका है उनकी भी संख्या कम हो, उनकी भी जो बनना है वो सही तरीके से नहीं बन रहे हैं या फिर उनके अंदर कोई गांठ है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं कि नर का क्या करते हैं, नर के जो स्पर्म्स होते हैं उसे निकाल लेते हैं, नर से मास्टरबेशन करा के उनका जो स्पर्म्स है वो ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि मादा के शरीर में कुछ हार्मोन्स वगैरह डालते हैं और उस हार्मोन्स वगैरह की वजह से जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन हार्मोन्स वगैरह की वजह से हम क्या करते, मतलब कि वहां पे जो अंड कोशिका का है वो निर्माण ज्यादा होता है और उस अंड को जो है वो डॉक्टर जो है बाहर निकालते हैं और इनको लेबोरेटरी में, इनको क्या करते हैं, लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, फ्यूज करा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा जो है अंड कोशिका है और इस अंड कोशिका में हम इस तरीके से क्या करते हैं, स्पर्म डालते हैं, इस अंड कोशिका में हम क्या करते हैं, स्पर्म इंजेक्ट कराते हैं और यहाँ पे क्या होता है, लेबोरेटरी में ही हमारे पास यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है, यहाँ पे हमारे पास युग्मनज का निर्माण होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि नर से हमने क्या किया, नर युग्मक ले लिया, मादा से हमने मादा युग्मक ले लिया, लेबोरेटरी के अंदर यहाँ पे हमने इनका संलयन कराया और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण हुआ। कुछ अवस्थाओं में ये युग्मनज को हम लोग लेबोरेटरी में जो है 8 सेल स्टेज तक ग्रो कराते हैं, मतलब कि 8 कोशिकीय अवस्था तक हम इसको ग्रो कराते हैं, 8 कोशिकीय अवस्था तक इसको हम ग्रो कराते हैं और कुछ अवस्थाओं में हम क्या करते हैं, कुछ अवस्थाओं में इसको हम क्या करते हैं, 32 कोशिकीय अवस्था तक ग्रो कराते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है इसको हम 32 कोशिकीय अवस्था तक, 16 या फिर 32 कोशिकीय अवस्था तक ग्रो कराते हैं। अब ये क्यों कराते हैं, क्या होता है इसके पीछे का रीजन, सब मैं आपको बताऊंगी एक एक करके, कहानी जैसे बस सुनते जाना है आपको। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होने के पश्चात युग्मनज बनता है और अब ये जो युग्मनज है ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। जब ये 8 कोशिकीय अवस्था में होता है उस समय पे हम ये जो भ्रूण है, 8 कोशिकीय अवस्था में हमारे पास जो भ्रूण है, अगर हम इनका स्थानांतरण करते हैं, अगर इस भ्रूण का हम स्थानांतरण करते हैं तो इस भ्रूण को हम लोग कहां स्थानांतरित करेंगे, इसे हम स्थानांतरित करेंगे फैलोपियन नलिका पे। इसे हम कहां पे स्थानांतरित करेंगे, फैलोपियन नलिका पे। इस भ्रूण का स्थानांतरण हम फैलोपियन नलिका में करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब सामान्य प्रक्रिया में मैथुन होता है तो नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन फैलोपियन नलिका में होता है, फिर वहां पे जाइगोट के अंदर, युग्मनज के अंदर विभाजन शुरू होता है और जब वो 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में बन जाती है तब वो गर्भाशय की ओर, मतलब गर्भाशय में प्रवेश करती है। तो अगर आपका जो युग्मनज है, जो आपका भ्रूण है वो 8 कोश की अवस्था तक है तो वहां पे जो स्थानांतरण आप करेंगे वो आप करेंगे फैलोपियन नलिका के अंदर। और अगर इसको आप 16 से 32 कोश की अवस्था में क्या कर रहे हैं, भ्रूण का स्थानांतरण कर रहे हैं, भ्रूण का स्थानांतरण कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये जो हमारा स्थानांतरण होता है ये हम करते हैं गर्भाशय में। ये स्थानांतरण हम कहाँ करते हैं, ये हम स्थानांतरण करते हैं गर्भाशय में, क्योंकि भाई जो हमारा भ्रूण है जो सामान्य परिस्थितियों में बनता है, जब वो भी 16 से 32 कोश की अवस्था में आता है तो वो फैलोपियन नलिका से निकल के यूट्रस में, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, वहां पे प्रवेश कर जाता है। तो ये हम सामान्य, देखो कौन कौन से दंपति इसका यूज कर सकते हैं, मान लो जिसके अंदर अंड कोशिका नहीं बन रही है या सामान्य प्रक्रियाओं में निषेचन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जो युग्मनज अंतरारोपण की जो प्रक्रिया है वो सब कुछ सामान्य तरीके से चल सकती है, तो ऐसी अवस्थाओं में हम इनका प्रयोग करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसी को अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इन विट्रो निषेचन इसको कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो
निषेचन, इसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो निषेचन कहते हैं, इन विट्रो निषेचन कहते हैं। इन विट्रो निषेचन का मतलब क्या, विट्रो का मतलब होता है शरीर से बाहर या लाभ के अंदर, तो इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं और ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। जब हमारे पास हम फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं तो हम इसे कहते हैं ZIFT, इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब कि युग्मनस का जब हम देखिए, जाइगोट मतलब युग्मनस का अंतः मतलब इंट्रा फैलोपियन नलिका में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जिफ्ट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं। एक चीज याद रखिए कि भले ही आप सब कुछ हिंदी में पढ़ते हैं लेकिन कम से कम इनके नाम आपको इंग्लिश में याद रखने हैं। अगर आप नाम इंग्लिश में याद रखते हैं तो जब एग्जाम में इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इनके फुल फॉर्म का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको नाम भले ही हिंदी में पढ़ना है लेकिन फुल फॉर्म्स आपको इन सब के कम से कम इंग्लिश में याद है। तो इसे ZIF जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और वहीं पे जब हम यहाँ पे ट्रांसफर यूटेराइन डिवाइस में करते हैं तो इसे हम कहते हैं इंट्रा, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखिए इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हमारे पास एक वर्ड है, देखिए तीन वर्ड है जो कि सेम है। एक है हमारे पास IUD जिसे हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं, एक है हमारे पास IUI जिसे हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं और एक है हमारे पास IUT जिसे हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्ड है डिवाइस, जहां पे हम गर्भ निरोधक युक्तियों की बात करते हैं, यहाँ पे हम गर्भ निरोधक युक्तियों की बात करते हैं, यहाँ पे हम इंसेमिनेशन की बात करते हैं जहां पे हम नर युग्मक को मादा के जननांग में जो है स्थानांतरित करते हैं, यूटेरस उसका जो गर्भाशय वाला रीजन होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो गर्भाशय वाला रीजन होता है यहाँ पे हम भ्रूण को ट्रांसफर करते हैं, भ्रूण को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ से, हमारे पेट्री प्लेट से, हमारा जो लैब था उससे मादा के शरीर में। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मादा होती है उनके अंदर अंड कोशिका का निर्माण होता है लेकिन वो गर्भ को धारण नहीं कर सकती। उस अवस्था में भी इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मादा के शरीर से अंड निकाला जाता है, पुरुष के शरीर से जो है वो निकाला जाता है शुक्राणु, और इनको मिलाने के बाद जिस गर्भ में इसको भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है वो कोई और मदर होती है जिसे हम सरोगेट मदर कहते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं। और इंडिया में सरोगेशी जो है वो बहुत ही हमारे इंडिया में जो सरोगेशी है वो लीगल है, आप सरोगेशी करा सकते हैं, बस उसके लिए कुछ अवस्थाएं होती हैं कि मादा जो है वो फर्टाइल नहीं हो सकती, अब बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आप अगर आते हैं तो ही आप सरोगेशी कर सकते हैं, जैसे हम किराए की कोख कहते हैं। आपने एक मूवी में देखी जिसमें सरोगेट मदर के फॉर्म में जो अभिनेत्री होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में हम बात करते हैं एक ऐसी अवस्था के बारे में जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई इस अवस्था में हम क्या करते हैं, गैमेट का ट्रांसफर करते हैं। इस अवस्था में हम क्या करते हैं, गैमेट का ट्रांसफर, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का ट्रांसफर जो है हम एक फर्टाइल जो फीमेल होती है उनकी बॉडी में करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस अवस्था में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि जो मेल है उसके अंदर भी शुक्राणु की संख्या कम है और मादा ऐसी है जिनके अंदर जो कह सकते हैं कि वो उनके अंदर जो गर्भावस्था है वो सही तरीके से नहीं चल सकती। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सरोगेट मदर होती है उनके अंदर गैमेट का ट्रांसफर करते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट जो है वो फैलोपियन नलिका में हम ट्रांसफर करते हैं सरोगेट मदर के, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसमें हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। एक और प्रक्रिया है जिसे हम जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ICSI, इसे हम कहते हैं ICSI। ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, चाहे वो IUI है, IUD है, IUT है, गिफ्ट है, जिफ्ट है, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में एक अंड कोशिका ली जाती है और इस अंड कोशिका में इंजेक्शन के माध्यम से जो स्पर्म होता है उसको एंटर करा दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कोशिका के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में, जो हमारे पास अंड कोशिका है उसका जो साइटोप्लाज्म में जो कोशिका द्रव्य है उसमें इंजेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, नर युग्मक को स्थानांतरित कर देते हैं। और ऐसी प्रक्रिया में जो है हमारे पास क्या होता है, इसमें निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा उन दंपतियों के साथ क्या होता है जिनके नर युग्मक जो हमारे पास है उनका अंड कोशिका को विभेदन करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती, एग्रोसोम जो है वो कार्यरत नहीं होता, उन सभी दंपतियों में हम ICSI का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ रीजन हो जाते, कुछ तरीके हो जा सकते हैं जिनका यूज हम बंधित जो दंपति होती है उसमें करते हैं। फिर NCERT कहती है कि ये सारी प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा जो प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं उनके लिए होती हैं, वही ये प्रक्रिया कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज इसके लिए चाहिए होती, तभी ये सारी प्रक्रिया, ऐसा थोड़ी ना कि हाथ से डाल, मतलब कोई सस्ती सी इंजेक्शन से आप डाल दोगे या कुछ भी ऐसा होगा, तो बहुत ज्यादा खर्चे चाहिए होते हैं। और इसकी वजह से ये सारे जो तकनीक है ये काफी महंगे होते हैं और सामान्यतः कुछ बड़े शहरों में ही उपलब्ध होते हैं। तो ये सारी तकनीकी भले ही एक दंपति को बच्चा प्रदान करने का सुख दे सकती है, बट उसके बाद भी हमारे लिए सबसे आसान तरीका है वो ये है कि अगर कोई दंपति अपने बच्चे को पैदा नहीं कर पाता है, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि हमारे भारत में एडॉप्शन जो होता है, जो बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, किसी भी तरीके से वो अनाथ है, तो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो सबसे बेटर तरीका होता है जिससे आपको बच्चे का सुख भी मिल जाता है और जो अनाथ बच्चे हैं उनको एक माता पिता का परिवार, मतलब कि जो प्रेम है वो भी मिल जाता है। तो ये एक सजेशन लास्ट में जो है वो NCERT द्वारा आपको सजेस्ट किया गया है, जो कि बहुत अच्छा सजेशन है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अब इसी चीज, ये सारी जो चीजें हमने बंधिता के बारे में अध्ययन किया है, इसको एक बार NCERT में लाइन बाय लाइन किस तरीके से मेंशन किया गया है, इसको हम 1 by 1 करके देख लेते हैं। लेकिन हमारे भारत में पता है क्या, अपना बच्चा, अपना खून, अपना इन सब के चक्कर में ये सारी प्रक्रियाएं लोग थोड़ा कम प्रयोग करते हैं। लेकिन हालांकि जो ये तकनीकी है ये काम तो करती है, लेकिन इसकी वजह से मादा के शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, कई बार ये प्रक्रिया करनी होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये सफल ही हो जाए। तो इन सब में काफी खर्चे भी होते हैं और काफी इनके सफलता के चांसेस भी होते हैं। हालांकि ये सफल होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IVF से जन्म लिए हैं और काफी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि जब आपके पास इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या जरूरत है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि बिना स्पंदिता के बारे में अध्ययन किए आपका जो जनन स्वास्थ्य का जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो अपूर्ण माना जाता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। इसमें दिया है कि जब उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी बच्चे पैदा करने के लिए जो आपके पास दंपति हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम बंध कहते हैं। इसमें शारीरिक, जन्मजात, रोगजन, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक, ये सारे जो तरीके हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब किसी में क्या है कि बैरियर बन गया है, मान लो मादा की फैलोपियन नलिका में कोई बैरियर बन गया जिसकी वजह से जो है वो जनन नहीं हो पा रहा है। कभी कभी क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कुछ कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मादा का जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है, जो उसकी इम्यूनिटी है, वो नर के शुक्राणु को फौरन समझ के उसको किल कर दे रही है। तो ऐसे में बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से बंधिता होती है। भारत में सामान्यतः बंधिता के लिए जो है दोष स्त्रियों को दिया जाता है, लेकिन यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। उसके बाद आपको दिया गया है कि अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आप इसका जो है जिसकी जांच करा सकते हैं और कुछ विचारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद जनन प्रौद्योगिकी के बारे में बात किया गया है, जहां पे हम सहायक, मतलब कि जो आपके पास सहायक जनन प्रौद्योगिकी, मतलब वो सारे टेक्निक जिनके द्वारा एक बंध दंपति भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपकी बात दिया है पात्र निषेचन के बारे में दिया है। इस पात्र निषेचन को हम इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें पे जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, उनको हम लेबोरेटरी में फ्यूज कराते हैं, वहां पे युग्मनज बनता है, और ये जो युग्मनज है इनका हम भ्रूण स्थानांतरण करते हैं। इस विधि को टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर से बच्चा खेलता कूदता बाहर निकलता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ भ्रूण को 8 से लेकर 32 कोश की अवस्था तक रखा जाता है। फिर उसके बाद इस युग्मनज को हम जो है फैलोपियन नलिका में 8 अगर कोश की अवस्था में है तो फैलोपियन नलिका में, अगर उससे ज्यादा है तो हम इसे यूट्राइन में जो मतलब यूट्रस होता है वहां पे ट्रांसफर करते हैं। इस प्रक्रिया को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हम युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर करते हैं, युग्मक जो है वो हम बाहर से डालते हैं। तो ये हो गया आपके पास इन विट्रो और जो है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में। उसके बाद शुक्राणु निक्षेपण के बारे में यह है कि वहां पे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे हमने कहा था, कृत्रिम वीर्य निषेचन जिसे हमने कहा था, वो प्रक्रिया
होती है और इसमें इस तरीके से जब शुक्राणुओं की संख्या पुरुष साथी में कम होती है तो उस समय में ये तकनीक प्रयोग की जाती है। गर्भाशय विनिषेचन किया जाता है यहाँ पे, और ये सारी चीजें आपको दी गई। फिर यहाँ पे आपको वही कहा गया कि ये तकनीकी बहुत महंगी होती है और इसको चलाने के लिए काफी ज्यादा स्पेशल लोगों की जरूरत होती है। तो ऐसे में आपको सजेशन दिया गया कि अनेक अनाथ और दिनहीन बच्चे होते हैं जिनका जो है कि संतान उत्पत्ति की जो इच्छुक लोग होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो है ऑप्शन होता है। ये आपके पास कुछ सारांश है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो खत्म होता है। यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स ऐड किए हैं। ये आपके पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का लेबोरेटरी में संचय किया जाता है और उसको फिर जो है ट्रांसफर किया जाता है। ये जो फिगर है ये आपको दिखाती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे देखिए इंजेक्शन के माध्यम से नर का जो युग्मक है वो मादा के योनि में जो है कि स्थानांतरित किया रहा है। ये आपके पास इनविट्रो का फिगर है जहां पे मादा युग्मक अंड कोशिका है और उसकी चारों तरफ जो है नर युग्मक। ये आपके पास किसका चित्र है? ये ICSI का है जिसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है कि इंसेमिनेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक नीडल की सहायता से अंड कोशिका के अंदर जो है नर युग्मकों का स्थानांतरण किया जा रहा है। तो ये सब हो गया आपका, ये अध्याय इसी बात पे खत्म हो गया, मतलब आपका पहली इकाई जो है पूर्णतः खत्म हो गई। अब दूसरी इकाई को हम प्रारंभ करेंगे जहां पे हम वंशानुगति और विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कैसी लग रही है क्लासेस जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट रह गया है तो वो भी बता दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री सबकी क्लासेस हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे चल रही, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आप रिविजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।